दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वीवीएमक्यू पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 8 के एडवांस मेजर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन को एक वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट करवाएंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हम बहुत जल्द लाने वाले हैं और पार्ट 3 भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपको 12 क्वेश्चन करवाएंगे और वही आपको पढ़ करके जाना है। अभी मेरे घर तरफ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण हम एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करवा सकते। ठीक है, लाइट ही नहीं रहेगा तो फिर फ़ोन चार्ज कहाँ से करेंगे, और फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आंसर नहीं करवा सकेंगे। इसीलिए हम जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, आप लोग तैयारी करके जा सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं वही सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने का भी बात नहीं है। आराम से हम आपको जितना बता रहे हैं वही आप पढ़ करके जाइए, वही सारे क्वेश्चन में से आपका मिला करके देगा। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, पहला है हमारा व्यवहारवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं योगदान का वर्णन कीजिए। व्यवहारवाद क्या होता है, इसका अर्थ, विशेषता और इसका योगदान, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है व्यवहारवाद की आलोचनाएं और सीमाएं। व्यवहारवाद की आलोचना और इसकी सीमाओं को हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो है उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ। पहले हम लोग व्यवहारवाद को समझेंगे, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद को समझेंगे। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या विशेषता होता है और इसका उदय किस कारण से हुआ था। और चौथा जो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे वो है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। जो व्यवहारवाद है और जो उत्तर व्यवहारवाद, उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका मोटा मोटी कह सकते हैं कि एक महासंग्राम वीडियो होने वाला है, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको देख करके जाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। और अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास पहले से तैयारी आप लोग कहीं से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी हम जाकर के बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी प्रॉब्लम चल रहा है मेरे गाँव तरफ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के साथ कि व्यवहारवाद का अर्थ, विशेषताएं, योगदान का वर्णन कीजिए। व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में, ठीक है, संविधान के बारे में। तो ये सब क्या है, सिर्फ कह सकते हैं कि राजनीतिक बातें हैं। व्यवहारवाद क्या है, तो राजनीतिक में जो हम लोग राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं उसमें एक क्या है, एक विचारधारा है। व्यवहारवाद क्या है, एक विचारधारा है जो सिर्फ हमें चुनाव से जुड़े हुए बातों को, सिर्फ संविधान से जुड़े बातों को, सिर्फ राज्य को, सिर्फ देश को नहीं बताता, बल्कि लोग किस तरह से राजनीति में भाग लेते हैं उस चीज़ को बताता है। उसी को हम लोग व्यवहारवाद कहते हैं। जैसे कोई भी इंसान, हम हो या फिर आप हो, हम लोग वोट किसको देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है, हमारे उस वोट देने के पीछे हमारा क्या कारण रहता है, इन सब बातों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को व्यवहारवाद कहा जाता है। ऐसे अगर हम लोग सिर्फ राजनीति का व्यवहारवाद के बारे में बात करें, फिर राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करें, तो राजनीतिक विज्ञान का मतलब क्या है, देश, राज्य, संविधान, ठीक है, ये सारे कानून, नियम, ये है राजनीतिक विज्ञान। लेकिन व्यवहारवाद का मतलब है कि आप उस चीज़ में, जो सरकार है, जो देश है, जो राज्य है, उसमें आप किस तरह से भाग लेते हैं, जो राजनीति उसमें आप किस तरह से भाग लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को व्यवहारवाद कहा जाता है। डिटेल हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देकर के समझ लेना है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में पहले मुख्य रूप से राज्य, सरकार, संविधान, कानून और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। लेकिन केवल इन चीज़ों को पढ़ने से यह पूरी तरह पता नहीं चलता था कि आम लोग राजनीति में क्या सोचते हैं और किस प्रकार व्यवहार करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ संविधान को पढ़ने से, सिर्फ सरकार को पढ़ने से, राज्य को पढ़ने से, कानून को, या फिर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, सिर्फ उनको पढ़ने से ये पता नहीं चलता था कि आम लोग राजनीति में क्या सोचते हैं, राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से वो राजनीति में व्यवहार करते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का विकास हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए कि लोगों का क्या मत रहता है, लोगों का क्या विचार होता है राजनीति को लेकर के, देश को लेकर के, ठीक है, राज्य को लेकर के, संविधान को लेकर के, कानून, नियम, राजनीतिक संस्थाओं को लेकर के, इन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या है, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया, फिर कह सकते हैं व्यवहारवाद का विकास किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग व्यवहारवाद का अर्थ देख लेते हैं। आज हम यहाँ पर कलर कुछ नहीं किए, कोई भी कलर नहीं किए, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही सब टाइप करके बस ले आए हैं, क्योंकि टाइम नहीं है और फ़ोन चार्ज नहीं है। तो जितना हो सके हम बस आपको पढ़ाने पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का वह तरीका है जिसमें लोगों और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि ये जो व्यवहारवाद वो राजनीतिक विज्ञान से अलग चला गया, राजनीतिक विज्ञान को समझने का एक क्या है, एक नया तरीका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उत्तर व्यवहारवाद को देखेंगे तो ये व्यवहारवाद से भी ज़्यादातर नया तरीका रहेगा जो उत्तर व्यवहारवाद है। तो राजनीतिक विज्ञान को ही अध्ययन करने का एक नया तरीका है व्यवहारवाद। ठीक है,
जिसमें लोगों और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। जो लोग होते हैं या फिर जो समूह है उसका जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है, मतलब राजनीति में वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से वो काम करता है। व्यवहार मतलब समझते हैं ना, किस तरह से वो भाग लेता है। आप वोट देते हैं तो वो भी तो एक व्यवहार हुआ, आप किसको वोट देते हैं वो भी तो आपका एक व्यवहार हुआ। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो वास्तविक व्यवहार है उसको समझने का ये प्रयास करता है कौन, व्यवहारवाद। ठीक है, इसका मतलब है कि केवल यह नहीं देखा जाए कि संविधान में क्या लिखा है या सरकार कैसे बनी है, बल्कि यह भी देखा जाए कि लोग वास्तव में राजनीति में क्या कर रहे हैं। जो व्यवहारवाद का कहना है वो कहना है कि सिर्फ ऐसा नहीं, राजनीतिक का मतलब होता है क्या कि बस सरकार बना, संविधान क्या कह रहा है उन सब चीज़ों का पालन करना है। लेकिन व्यवहारवाद कहता है कि सिर्फ यही देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि संविधान में क्या लिखा है, सरकार कैसे बनी है, बल्कि यह भी देखा जाए कि लोग वास्तव में राजनीति में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, सरकार कैसे बनती है, सच चीज़ तो आपको देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि वास्तव में जो लोग हैं, जो समूह, वो राजनीति से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये है आपका व्यवहारवाद का अर्थ। इसको हम लोग थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहले एक उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। चुनाव में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। जैसे संविधान क्या है, संविधान में कहा गया है कि सभी को वोट देने का अधिकार, जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। अगर हम लोग सिर्फ संविधान का बात करें तो बस मैटर खत्म हो गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, जैसे हम और आप, वोट क्यों देंगे? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वोट नहीं देते हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं तो उस पार्टी को क्यों दे रहे हैं। इन सब बातों का अध्ययन कौन करता है, वो करता है व्यवहारवाद। और इन सब बात के लिए व्यवहारवाद का विकास किया गया है। उदाहरण में यही सब लिखा है कि चुनाव में केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। व्यवहारवाद यह जानने का प्रयास करेगा कि वोट क्यों देते हैं लोग, जो है वो वोट क्यों देते हैं, किसे वोट देते हैं, किसी दल को क्यों पसंद करते हैं और चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते। बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद का मुख्य संबंध वास्तविक राजनीतिक व्यवहार से है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो व्यवहारवाद का मुख्य संबंध है वो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार से। सिर्फ ऐसा नहीं कि संविधान ने कहा है कि सभी को वोट देने का अधिकार है तो आपका व्यवहारवाद खत्म हो गया। व्यवहारवाद का मतलब ये है कि संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं देते, बहुत सारे लोग हैं जो वोट देते हैं, वो किसको देते हैं, किसको नहीं देते हैं, किस दल को देते हैं, किस दल को नहीं देते। इन सब बातों का जो अध्ययन करेगा वही आपका व्यवहारवाद कहलाएगा। बात समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं, आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि राजनीति में लोग और समूह वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं तथा उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहारवाद कहलाता है। मतलब राजनीति में, ठीक है, राजनीति तो ही हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में लोग और समूह वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, वास्तविक मतलब एक्चुअल में किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, और उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण होता है, इसका अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो इसी को व्यवहारवाद कहा जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको व्यवहारवाद का मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं कि व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो पहला विशेषता है वो है राजनीतिक व्यवहार पर जोर। ये राजनीतिक व्यवहार पर जोर देता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार पर जोर। व्यवहारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। जो लोग हैं उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को ही अध्ययन का आधार बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि संविधान में कह दिया है देश के बारे में, सरकार के बारे में कि सरकार किस तरह से बनाया जाएगा तो वही काफ़ी है, ऐसा नहीं। जो राजनीतिक व्यवहार है या फिर जो व्यवहारवाद है, इसमें किसको मुख्य रखा गया, इसमें रखा गया लोगों का वास्तविक राजनीतिक व्यवहार। लोगों का जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार मतलब किस तरह से राजनीति में भाग लेता है, किस तरह से राजनीति में व्यवहार करता है, उसके अध्ययन को इसने मुख्य आधार बनाया है। इसमें यह देखा जाता है कि नियुक्ति व्यक्ति चुनाव, राजनीतिक दल, नेता और राजनीतिक आंदोलनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करता है और उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण है। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो चुनाव, राजनीतिक दल, नेता और राजनीतिक आंदोलनों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करता है और उससे व्यवहार के पीछे क्या कारण होता है। जैसे हम लोग किसी को वोट देते हैं, किसी को नहीं देते, कई बार हम लोग वोट देते हैं, कई बार चुनाव में भाग नहीं लेते, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को अध्ययन करता है, इन्हीं सब चीज़ों पर क्या है तो जोर देता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा विशेषता वो है व्यक्ति को महत्व देता है। व्यक्ति को महत्व। व्यवहारवाद के राजनीति के अध्ययन में व्यक्ति को बहुत महत्व दिया। इसका मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति क्या सोचता है, किसे वोट देता है, राजनीति में भाग लेता है या फिर उससे दूर रहता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया गया। सिर्फ राज्य, देश, संविधान ये सबको महत्व नहीं दिया गया, बल्कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों का क्या कारण रहता है, लोग क्यों वोट नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये है आपका व्यवहारवाद का एक विशेषता। तीसरा जो इसका विशेषता है वो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन। इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया, ये भी इसका एक विशेषता है। कहा जा रहा है कि व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन केवल अनुमान के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारवादी हैं, मतलब जो इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं,
वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन केवल अनुमान के आधार पर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वोट नहीं दिया होगा क्योंकि वो लोग बीमार थे, या फिर कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली और आंकड़ों जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त जानकारी के आधार पर सही निष्कर्ष निकाला जा सके। मतलब कितने से लोग हैं जो राजनीति में व्यवहार कर रहे हैं, फिर राजनीति में भाग ले रहे हैं, कितने से लोग हैं जो राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, और उनके पीछे, दोनों के पीछे क्या कारण है। इन सब चीज़ों के सिर्फ अगर हम लोग अंदाजा लगा के बात कर दे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा इसलिए ये लोग भाग नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसा फायदा हुआ होगा इसीलिए ये लोग भाग ले रहे हैं, तो सिर्फ अंदाजा नहीं लगाना बल्कि उसका सर्वेक्षण करके, साक्षात करके, प्रश्नावली करके, मतलब क्वेश्चन आंसर करके, आंकड़ों को लगा करके, तब जाकर क्या है, एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है और तब जाकर के जानकारी प्राप्त की जाती है। उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये हमारा अगला विशेषता है व्यवहारवाद का। चौथा जो हम लोग यहाँ पर विशेषता देखेंगे वो है वास्तविक तथ्यों पर जोर। ठीक है, वास्तविक तथ्यों पर ये जोर देता है। व्यवहारवाद कल्पना या केवल विचारों के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने के बजाय वास्तविक घटनाओं और परमाणु को महत्व देता है। किसको? परमाणु को ये महत्व देता है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि समाज और राजनीति में वास्तव में क्या हो रहा है। जो व्यवहारवाद है इसका ये उद्देश्य पता लगाना, ये उद्देश्य है कि समाज और राजनीति में वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है, ये इसका एक चौथा हम लोग कह सकते हैं विशेषता है। पांचों यहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं वो है मतदान और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन। मतदान और राजनीतिक भागीदारी का भी यह अध्ययन करता है। व्यवहारवाद ने लोगों के मतदान व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी को बहुत महत्व दिया। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि लोग चुनाव में क्यों भाग लेते हैं, किसी विशेष दल को क्यों वोट देते हैं और किन कारणों से कुछ लोग राजनीति से दूर रहते हैं। तो मतदान और राजनीतिक भागीदारी का भी यह अध्ययन करता है। ये भी इसकी एक विशेषता है व्यवहारवाद का। छठा हम लोग यहाँ पर विशेषता देख लेते हैं वो है अन्य विषयों की सहायता। अन्य विषयों की भी यह सहायता करता है। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार केवल राजनीति से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, समाज और मानसिक सोच का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यवहारवाद ने राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों की सहायता ली है। तो मतलब क्या करता है, अन्य विषयों की सहायता भी लेता है। ठीक है, कि जो जैसे मान लीजिए किसी का दिमाग काम, जैसे कोई सोचता है कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो उसका दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, कुछ ना कुछ वो विचार कर रहा होगा। तो समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करता है, जो व्यवहारवाद है वो इन सब विषयों का सहायता लेता है, तब जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो अन्य विषयों की ये सहायता भी लेता है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर व्यवहारवाद के कुछ योगदान को देख लेते हैं। विशेषता हम लोग समझ लिए, योगदान को देखते हैं। तो पहला जो योगदान है व्यवहारवाद का वो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में बदलाव। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में बदलाव किया गया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का तरीका बदल दिया। पहले मुख्य रूप से राज्य और सरकार का अध्ययन होता था। पहले क्या है, तो सिर्फ राज्य और सरकार के बारे में बात किया जाता था, लेकिन व्यवहारवाद के बाद व्यक्ति, मतदाता, राजनीतिक दल, जनमत और राजनीतिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण विषय बन गए। मतलब पहले का जो हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान था, उसमें सिर्फ राज्य के बारे में, संविधान के बारे में, देश के बारे में, चुनाव के बारे में, सरकार कैसे बनाया जाए उस प्रक्रिया के बारे में बात होता था। लेकिन अब क्या है, अब का जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें लोगों को महत्व दिया जाने लगा कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से पार्टी में या फिर किस तरह से जो राजनीति उसमें भाग लेते हैं। इस तरह से क्या है, ये आप कह सकते हैं व्यवहारवाद का एक योगदान रहा है। दोस्तों जो हम लोग योगदान देखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। सर्वेक्षण, साक्षात्कार और आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का अधिक व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा। पहले क्या तो सिर्फ अंदाजा लगा करके या फिर कह सकते हैं सिर्फ मोटा मोटी समझा जाता था, लेकिन अब क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति भी लाया गया कि क्यों और क्या और कैसे। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं जो इसका योगदान है वो है राजनीतिक व्यवहार को महत्व मिला। राजनीतिक व्यवहार को महत्व मिला। व्यवहारवाद के कारण यह समझने पर जोर दिया गया कि लोग राजनीतिक रूप से कैसे सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। इससे मतदान, नेतृत्व, जनमत और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों का अधिक विस्तार से अध्ययन हुआ। तो राजनीतिक व्यवहार को इसने महत्व मिला है। ठीक है, इससे क्या है, राजनीतिक व्यवहार को महत्व मिला है। व्यवहारवाद के कारण क्या हुआ, यह समझने पर जोर दिया गया कि लोग राजनीतिक रूप से कैसे सोचते हैं, मतलब राजनीतिक रूप से किस तरह से वो सोच पाते हैं, किस तरह से वो व्यवहार कर पाते हैं। इससे मतदान, नेतृत्व, जनमत और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों का अधिक विस्तार से अध्ययन होना शुरू हुआ। तो ये भी क्या एक योगदान है व्यवहारवाद का। ठीक है, चौथा हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट देखते हैं वो है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हुआ। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को केवल संविधान और सरकार तक सीमित नहीं रखा। अब राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, राजनीतिक संस्कृति और मतदाताओं के व्यवहार जैसे विषय भी इसके अध्ययन का हिस्सा बन गए।
तो पहले क्या है, सिर्फ राज्य, संविधान, देश, सरकार यहीं तक सीमित था राजनीतिक विज्ञान, लेकिन अब इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक हुआ, बढ़ा है जब से व्यवहारवाद का विकास हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग व्यवहारवाद की विशेषता और योगदान को देख लिए। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सारा 4 का 4 एक बार में मिला करके नहीं पूछेगा, एक एक करके पूछेगा, तो वहाँ पर निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को समझने का एक नया तरीका दिया। इसका मुख्य विचार था कि राजनीति को समझने के लिए केवल सरकार और संविधान को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि राजनीतिक जीवन में लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं। तो व्यवहारवाद ने ये चीज़ को समझाया, फिर ये चीज़ का विकास किया कि सिर्फ सरकार, देश या फिर संविधान के बारे में नहीं, बल्कि लोग किस राजनीति में भाग लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या कारण होता है, उसके बारे में समझना जरूरी है। और यही चीज़ किसने कहा? व्यवहारवाद ने कहा है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन आपका था व्यवहारवाद का आलोचना और सीमा, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि व्यवहारवाद की क्या आलोचना है और क्या क्या सीमाएं हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो व्यवहारवाद है उसने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में, क्योंकि पहले क्या है तो सिर्फ ऐसे ही मोटा मोटी बात किया जाता, लेकिन जब से व्यवहारवाद का विकास हुआ तो इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति भी शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसकी कुछ कमियां भी सामने आने लगी। विद्वानों ने महसूस किया कि राजनीति केवल लोगों के व्यवहार और आंकड़ों का विषय नहीं है। राजनीति में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव कल्याण जैसे विषय भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ लोगों का कह सकते हैं, जब देखा गया कि ये जो व्यवहारवाद है इसमें धीरे धीरे बहुत सारी कमियां नजर आने लगी, तो विद्वानों को ऐसा लगने लगा कि राजनीति केवल क्या है, लोगों का व्यवहार और आंकड़ों का विषय नहीं, मतलब लोग किसी से व्यवहार करते हैं या फिर क्या आंकड़ा है, क्या वैज्ञानिक पद्धति, सिर्फ इस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में न्याय है या फिर नहीं है ये देखना जरूरी है, स्वतंत्रता है या फिर नहीं है ये देखना जरूरी है, समानता है या फिर नहीं है ये भी देखना जरूरी है, मानव कल्याण से विषय भी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब बातों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं। दोस्तों आपसे आलोचना पूछेगा या फिर सीमा पूछेगा, आलोचना पूछेगा या फिर आपसे सीमा पूछेगा। ठीक है, बात को ध्यान में रखना है आपसे। तो यहाँ पर जो आलोचना हम लोग देखते हैं व्यवहारवाद को, वो है मूल्यों को कम महत्व देना। इसने क्या किया? मूल्यों को कम महत्व दिया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में तथ्यों को अधिक महत्व दिया और मूल्यों को अलग रखने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में यह जानना भी जरूरी है कि क्या न्यायपूर्ण है, क्या गलत है और समाज में समानता कैसे लाई जा सकती। इसलिए मूल्यों को पूरी तरह अलग करना उचित नहीं माना गया। व्यवहारवाद ने सिर्फ क्या किया, सिर्फ वहाँ पर लोगों के बारे में सोचा, मतलब लोग क्यों भाग लेते हैं, सिर्फ कारणों को समझने का कोशिश किया और इसके पीछे क्या कारण उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने का शुरुआत किया। लेकिन बहुत सारे इसमें भी कमी देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ अध्ययन करना या फिर क्यों है यही जरूरी नहीं, ऐसा क्यों है, सही है या फिर गलत है, क्या वो न्यायपूर्ण है या फिर नहीं है। ठीक है, समाज में उस समानता है या फिर नहीं है, या फिर किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये पहला इसका आलोचना है व्यवहारवाद का, मूल्यों को कम महत्व दिया गया। दोस्तों जो आलोचना है वो है केवल क्या है पर अधिक ध्यान दिया गया, सिर्फ क्या है पर अधिक ध्यान दिया गया। व्यवहारवाद मुख्य रूप से यह पता लगाने का प्रयास करता है कि राजनीति में वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के सामने यह सवाल भी होना चाहिए कि समाज में क्या होना चाहिए। केवल वर्तमान स्थिति को जान लेना समस्या का समाधान नहीं है, मतलब आज के टाइम में क्या समाज में चल रहा है, सिर्फ इसको देख करके हम लोग राजनीति को अच्छा नहीं कह सकते। आगे टाइम में क्या होना चाहिए, जैसे आज हम लोग जो फैसला लेते हैं आगे चल करके हमें वो क्या मिलेगा उसके कारण, उस चीज़ को भी जानना जरूरी, तब जाकर के किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो केवल क्या है पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया व्यवहारवाद में, जबकि क्या होना चाहिए इस पर ध्यान होना चाहिए था। तीसरा जहाँ पर हम लोग इसका आलोचना देखते हुए आंकड़ों पर अधिक निर्भरता, इसने क्या किया, आंकड़ों पर अधिक निर्भरता दिखाया। व्यवहारवाद में आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया, लेकिन राजनीति की हर चीज़ को संख्या में नहीं समझा जा सकता। न्याय, स्वतंत्रता, देशभक्ति और मानव सम्मान जैसी बातों को केवल आंकड़ों के आधार पर पूरी तरह समझना कठिन है। तो सीधा सीधा हम लोग बात करें तो मूल्यों को महत्व देना जरूरी है, यह भी इसकी एक आलोचना है। चौथा जिसकी आलोचना हम लोग देखते हैं वो है मानव व्यवहार को पूरी तरह मापना कठिन। मानव का व्यवहार क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, किसके लिए बदल रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को मापना बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक आलोचना है। जबकि कहा गया था कि क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, लोग राजनीति में क्यों भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण, उसको जानना जरूरी था व्यवहारवाद में। लेकिन ये भी क्या है, व्यवहारवाद की एक आलोचना है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है उसको पूरी तरीके से नाप लेना कठिन है। आप क्या सोचते हैं, कब क्या सोचते हैं, कब आपका क्या मूड बदल जाता है, इसको मापना कठिन है। मनुष्य का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति की सोच और निर्णय समय, परिस्थिति और अनुभव के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए मानव व्यवहार के बारे में हमेशा निश्चित नियम बनाना कठिन, मतलब
एक तरह का अगर आंकड़ा लेकर के आ गए या फिर एक तरह का हम लोग सिर्फ डाटा ले आए कि मनुष्य इस तरह से काम करता है, तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि परिस्थिति उसको बदल सकता है, उसके निर्णय को बदल सकता है। तो मानव व्यवहार को पूरी तरह से मापना भी कठिन है। ये भी आपका व्यवहारवाद का एक आलोचना है। पांचों यहाँ पर हम लोग आलोचना देखते हुए इतिहास को कम महत्व देना। इतिहास को कम महत्व दिया गया। किसी देश की वर्तमान राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है, लेकिन व्यवहारवाद में वर्तमान राजनीतिक व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया गया। आलोचकों के अनुसार इससे कई बार ऐतिहासिक परिस्थितियों की भूमिका कम हो गई। मतलब इतिहास में किस तरह से रहा था और वो किस तरह से बदलता चला आ रहा है और वर्तमान में किस तरह चल रहा है और आने वाले टाइम में किस तरह से होने वाला है। तो जो व्यवहारवाद है वो कहता है कि इतिहास को महत्व देना जरूरी है, क्योंकि वो पहले कैसा था, तब जाकर के वो किस तरह से बदला है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन जो व्यवहारवाद है वो सिर्फ वर्तमान पर जीता है, वर्तमान की बात करता है, बल्कि करना क्या चाहिए, इतिहास के बारे में बात करना चाहिए, इतिहास से लेकर के उसको चलना चाहिए। तो ये भी इसकी क्या एक आलोचना है, इतिहास को कम महत्व देता है व्यवहारवाद। सातों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें वो है सामाजिक परिस्थितियों का पूरा ध्यान नहीं। समाज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान ये नहीं देता है जो व्यवहारवाद है। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार उसकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। इसलिए केवल व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पूरी राजनीतिक स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं। मतलब वहाँ क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरा कुछ अलग सोच है, तो क्या पूरे समाज को उसमें मिला देना चाहिए कि मेरे सोच के कारण पूरा समाज उसी तरह से हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार उसकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, परिवार, समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। मतलब व्यक्ति का शिक्षा कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, संस्कृति कैसा है, इन सब चीज़ों से जो कह सकते हैं जो व्यवहारवाद है वो प्रभावित होता है। ठीक है, लोगों का जो क्यों है या फिर जो कारण है वो प्रभावित होता है। इसलिए केवल व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पूरी राजनीतिक स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट जहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वो है पूरी तरह निष्पक्ष रहना कठिन। व्यवहारवाद शोधकर्ता से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करता है। जो व्यवहारवाद है वो जो शोध करता है, जो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, कि जो साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। ये लोग जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, शोध करते हैं, ठीक है। तो जो व्यवहारवाद है वो शोधकर्ता से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार और अनुभव होते हैं। लेकिन जितने भी शोधकर्ता होते हैं सभी के क्या है, तो अपने विचार और अपने अनुभव होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए अपने सभी विचारों को पूरी तरह अलग रखकर अध्ययन करना व्यवहार में कठिन होता है। मतलब जैसे कि मेरा सोच अलग है और हमको कोई बोलेगा कि ये आपको काम नहीं करना है, तो कब तक मान सकेंगे? क्योंकि मेरा तो व्यवहार ही वही है, मेरा कैरेक्टर ही वही, तो हम वो काम करेंगे ही करेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर तक उस चीज़ से दूर रह करके आप काम नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये कहा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट जहाँ पर हम आलोचना देखेंगे वो है सामाजिक समस्याओं से दूरी। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार को समझने में सफल रहा, लेकिन गरीबी, असमानता, युद्ध और भेदभाव जैसी समस्याओं के समाधान पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। इसी कारण राजनीतिक विज्ञान को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। तो सामाजिक समस्याओं से इसने क्या किया, दूरी बनाए रखा। एक छोटा सा दोस्तों आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि इस प्रकार व्यवहारवाद की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि उसने तथ्यों और राजनीतिक व्यवहार को बहुत कम महत्व दिया, लेकिन राजनीतिक मूल्यों और सामाजिक समस्याओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इन्हीं कमियों के कारण आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ और यहीं से हम लोग उत्तर व्यवहारवाद को समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम आपको ऊपर में दिखाए थे, यही था कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, विशेषताएं और उदय का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन को आप समझेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है और इसका उदय के क्या कारण रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, कहा जा रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन समय के साथ उसकी सीमाएं सामने आने लगी। लेकिन समय के साथ क्या, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगे जो व्यवहारवाद था उसमें। समाज में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, असमानता और भेदभाव जैसी समस्याएं मौजूद थी। ऐसे समय में यह महसूस किया गया कि राजनीतिक विज्ञान केवल समस्या का अध्ययन ना करे, बल्कि उसके समाधान के बारे में भी सोचे। जो राजनीतिक विज्ञान है वो सिर्फ समस्या का अध्ययन ना करे क्यों है, बल्कि वो किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी ये बात करे, उसके बारे में ये सोचे। ठीक है, इसी विचार से उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ है। और ये जो विचार है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सिर्फ क्यों, मतलब कह सकते हैं जो समस्या सिर्फ उस पर ध्यान ना दे, बल्कि समाधान पर भी ध्यान दे, इसी विचार से उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ है। आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, कि उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है। उत्तर व्यवहारवाद ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करता है, लेकिन उसके साथ राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक समस्याओं और मानव कल्याण को भी महत्व देता है। आपने ऊपर पढ़ा था कि व्यवहारवाद क्या होता है, फिर आपने देखा कि व्यवहारवाद की बहुत सारी आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं।
तो उन्हीं सब सीमाओं के कारण, उन्हीं सब आलोचनाओं के कारण उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ है, उसका उदय हुआ है, ताकि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, ठीक है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं, ये सब जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इस पर भी ध्यान दिया जा सके, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद का कह सकते हैं विकास हुआ है। सरल शब्दों में कहे तो उत्तर व्यवहारवाद का कहना है कि हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि समाज में क्या होना चाहिए और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर व्यवहारवाद। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, व्यवहारवाद हम लोग क्या देख रहे थे कि क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या कारण इसके पीछे। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है वो कहता है कि क्यों हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे कह सकते जो कारण, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, मतलब क्या होना चाहिए, इसके बारे में जो बात करता है वो है आपका उत्तर व्यवहारवाद। मतलब पहले राजनीतिक विज्ञान जो सिर्फ देश, राज्य, सरकार, संविधान के बारे में बात करता था, सरकार के बारे में बात करता था। फिर आया व्यवहारवाद, तो उसने थोड़ा सा इसको मॉडर्न बनाया, राजनीतिक विज्ञान में थोड़ा सा मॉडर्न बनाया, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा मॉडर्न बनाया। लेकिन जब व्यवहारवाद में बहुत सारी आलोचनाएं, सीमाएं देखने को मिलने लगी, तब जाकर के आपका उत्तर व्यवहारवाद का शुरुआत हुआ, उसका विकास होना शुरू हुआ, इसका उदय होना शुरू हुआ। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि यदि किसी समाज में गरीबी है तो केवल यह पता करना कि कितने लोग गरीब हैं और उनकी आय कितनी है पर्याप्त नहीं है। यह भी सोचना जरूरी है कि गरीबी क्यों है और उसे कम करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। यही उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर किसी समाज में गरीब लोग हैं तो सिर्फ ये पता लगाना कि कितने लोग गरीब हैं या फिर कितना कमा रहे हैं, कितना कम कमा रहे हैं, सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं, बल्कि यह भी सोचना जरूरी है कि वो जो गरीब लोग हैं उनका निवारण कैसे हो सकता है, उनको कैसे आय मिल सकता है, उनको कैसे रोजगार मिल सकता है, ठीक है, उनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है, इसके बारे में सोचना है उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला जो उत्तर व्यवहारवाद का विशेषता वो है सामाजिक समस्याओं पर ध्यान। अब ये सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने लगा। हम आपको एक ही वीडियो में 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की भी आपको गारंटी है, क्योंकि आप लगातार सबको समझ रहे हैं। तो पहला जो इसका विशेषता वो है सामाजिक समस्याओं पर ये ध्यान देने लगा। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, युद्ध और भेदभाव जैसी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के बारे में सोचना इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है इसका एक विशेषता, सामाजिक समस्याओं पर यह ध्यान देता है। बहुत सारे सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, स्वास्थ्य, असमानताएं, युद्ध, भेदभाव, बहुत सारी समस्याएं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाने लगा उत्तर व्यवहारवाद में। दूसरी जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है राजनीतिक मूल्यों को महत्व। आपने देखा होगा कि जो व्यवहारवाद था उसमें राजनीतिक मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया था, सिर्फ वहाँ पर कारण को महत्व दिया गया था, लोगों को महत्व दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर व्यवहारवाद है इसमें आपको राजनीतिक मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जैसे मूल्यों को राजनीति के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक अध्ययन है उससे अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति का अध्ययन केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो राजनीति का अध्ययन है सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं। तथ्यों का मतलब क्या है कि जो हो रहा है, ऐसे गरीब है तो कितने लोग गरीब है, ये है आपका फैक्ट कि 80 लोग यहाँ पर गरीब है, इस गाँव में 400 लोग है, इसमें से 80 लोग गरीब है, आपका काम खत्म हो गया। तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों गरीब है ये देखना जरूरी है और उनको किस तरह से अमीर बनाया जा सकता है, फिर कह सकते हैं कि मुख्य धारा जो समाज का है वो किस तरह से उसमें मिलाया जा सकता है, उनके निवारण के लिए क्या सोचा जा सकता है, ये है आपका उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर विशेषता हम लोग देखते हुए तथ्य और मूल्य दोनों जरूरी। तथ्य और मूल्य दोनों जरूरी। सिर्फ आंकड़ों का पता कर लेना कह सकते हैं कि समाज का कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि जब हम लोग कह सकते हैं जो मूल्य हैं, जैसे जो चीज़ें हैं समाज में, जो भी समस्याएं हैं, उन पर जब हम लोग फोकस करेंगे, उन पर जब ध्यान देंगे, उन पर जब बात करेंगे, तब जाकर क्या होगा, इसका कल्याण हो सकेगा, समाज का कल्याण हो सकता है। तो ये हमारा उत्तर व्यवहारवाद का अगला विशेषता है। तथ्य और मूल्य दोनों जरूरी हैं। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। पहले यह जानना जरूरी है कि समस्या वास्तव में क्या है, लेकिन उसके बाद यह भी देखना जरूरी है कि उस समस्या का न्यायपूर्ण समाधान क्या हो सकता है। मतलब समस्या का जड़ क्या है, फिर समस्या क्या है, ये तो देखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, और उस तरह से उसके लिए काम किया जा सकता है। तो समस्या जरूरी है, तथ्य जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मूल्य भी जरूरी है। उसके समाधान के लिए, उनके निवारण के लिए चीज़ें भी जरूरी हैं, सोच विचार भी जरूरी है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, चौथा जो विशेषता है वो देखते हैं हम लोग कि समाज को बेहतर बनाने पर जोर। ये जो उत्तर व्यवहारवाद है, ये समाज को बेहतर बनाने पर जोर देता है। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य केवल राजनीतिक प्राप्त करना नहीं है, केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है। राजनीतिक ज्ञान का उपयोग समाज में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी किया जाना चाहिए। तो समाज को बेहतर बनाने पर यह जोर देता है जो उत्तर व्यवहारवाद है। सिर्फ आपने सोच लिया कि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग चीज़ों को, आंकड़ों को निकाल रहे हैं और निकाल के छोड़ दिए, तो फिर कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। उस जानकारी को सही तरीके से उपयोग करना, समाज में सुधार और सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये है सही उपयोग। ठीक है,
इन आंकड़ों का। पांचों जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं वो है मानव कल्याण को महत्व देना। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को मानव जीवन से जोड़ता है। इसका मानना है कि राजनीतिक अध्ययन का अंतिम उद्देश्य मानव और समाज के कल्याण में योगदान देना होना चाहिए। जो मानव कल्याण है इसका महत्व है, ठीक है, मानव कल्याण को महत्व दिया गया है। जो उत्तर व्यवहारवाद है राजनीतिक विज्ञान को मानव जीवन से जोड़ता है। इसका मानना है कि जो राजनीतिक अध्ययन है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानव और समाज के कल्याण में योगदान देना। ठीक है, ये है हमारा अगला विशेषता उत्तर व्यवहारवाद का। छठा जो विशेषता हम लोग देखते हैं वो है वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करना। वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करना। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धति को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया। सर्वेक्षण, आंकड़े और वैज्ञानिक अध्ययन आज भी उपयोगी माने गए, लेकिन इसके साथ मानवीय मूल्य और सामाजिक उद्देश्य भी जोड़े गए। जो व्यवहारवाद ने कहा था कि सर्वेक्षण जरूरी, आंकड़ा जरूरी, वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है, तो जो उत्तर व्यवहारवाद है ये भी कह रहा है कि ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए ये भी जरूरी है। ये चीज को देखना भी जरूरी है कि क्या होना चाहिए। न्याय करना जरूरी है, लेकिन सभी के साथ बराबर न्याय होना चाहिए। ठीक है, समानता होना चाहिए, ये कहना है उत्तर व्यवहारवाद का। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कुछ कारण को भी देख लेते हैं, जैसा कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो पहला कारण है उत्तर व्यवहारवाद के उदय का वो है व्यवहारवाद की कमियां। जब व्यवहारवाद का कैसे तो विचारधारा में कमियां देखने मिलने लगी, तब जाकर उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ है, उदय हुआ है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया, लेकिन मूल्यों और सामाजिक समस्याओं को कम महत्व दिया। इसी कमी के कारण एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई जो तथ्य और मूल्य दोनों को महत्व दे, और इसी का कारण जो है उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। व्यवहार की कमियां, जो व्यवहारवाद में कमी देखने को मिला था उसे कारण। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हुए है समाज की गंभीर समस्याएं। समाज में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि युद्ध, असमानता, बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी, ये सारे। तो समाज की जो गंभीर समस्याएं, इसके कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। कहा जा रहा है कि उस समय समाज में युद्ध, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और भेदभाव जैसी समस्याएं गंभीर थीं। इन समस्याओं के समय केवल आंकड़ों का अध्ययन पर्याप्त नहीं था। राजनीतिक विज्ञान से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वह समस्याओं के समाधान में भी योगदान दे। तो ये भी एक कारण था। समाज की जो गंभीर समस्याएं, सिर्फ आंकड़े लगा लेना कि यहाँ पर कितने लोग गरीब हैं, सिर्फ आंकड़ा लगा लेना कि यहाँ पर युद्ध कितना हुआ, कितना क्षति हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए, कितनी असमानताएं हैं, भेदभाव है, ये काफ़ी नहीं था, बल्कि इसकी समस्या का समाधान भी होना जरूरी था। तो इसमें क्या हुआ, जो राजनीतिक विज्ञान उससे कह सकते हैं कि अपेक्षा की जाने लगी कि हमारी जो समस्याएं हैं समाज की, उसकी निवारण के लिए भी ये कुछ सोच करे, कुछ विचार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कारण देख लेते हैं वो है मूल्यों की उपेक्षा। जो मूल्य हैं उसकी उपेक्षा की गई थी व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद में मूल्यों को अलग रखने की कोशिश की गई थी। इसके विरोध में विद्वानों ने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता ऐसे मूल्यों के बिना राजनीतिक का अध्ययन अधूरा है। मतलब न्याय नहीं है, अगर स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, तो फिर कह सकते हैं कि जो राजनीति है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए राजनीति में या फिर राजनीति के अध्ययन में मूल्यों का होना जरूरी है, कि मतलब न्याय होना जरूरी है, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, तब जाकर के राजनीति क्या है सही हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जो कारण है वो है राजनीतिक सिद्धांत में फिर रुचि। राजनीतिक सिद्धांत में फिर रुचि। व्यवहारवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन को कम महत्व मिला। बाद में इन विषयों में फिर रुचि बढ़ी और यह प्रश्न उठाया गया कि एक अच्छा, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में फिर से रुचि बढ़ी और इसके कारण क्या हुआ, इसका उदय हुआ। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं डेविड ह्यूस्टन का योगदान। दोस्तों अगर हम लोग व्यवहारवाद के बारे में बात करें तो व्यवहारवाद का सबसे बड़ा अगर योगदान किसी को है व्यवहारवाद के सिद्धांत में या फिर इसके विचार के उत्थान में, तो वो सबसे बड़ा हाथ है डेविड ह्यूस्टन का। ठीक है, तो डेविड ह्यूस्टन ने व्यवहारवाद की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया और राजनीतिक विज्ञान को अधिक उपयोगी तथा समाज की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा बनाने पर जोर दिया। इसी कारण उन्हें उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख विचारकों में माना जाता है। मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे क्या है तो समाज में असमानताएं थी, तो उस तरफ जो ध्यान ले जाया गया राजनीतिक विज्ञान का, वो किसने ले गया था, डेविड ह्यूस्टन ने। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है राजनीतिक विज्ञान में। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक उपलब्धियों को बनाए रखते हुए उसमें मूल्य, सामाजिक समस्याएं और मानव कल्याण को शामिल किया। इसलिए इसे व्यवहारवाद का पूर्ण विरोध नहीं बल्कि उसकी कमियों को दूर करने वाला दृष्टिकोण माना जाता है। जो उत्तर व्यवहारवाद, इसको व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने वाला एक दृष्टिकोण माना जाता है, एक कैसे तो विचारधारा माना जाता है, एक सिद्धांत माना जाता है। आगे दोस्तों हम लोग जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। यह आपका चौथा क्वेश्चन और ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, फिर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक अध्ययन के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं।
दोनों राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों पढ़ा चुके हैं, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों में क्या अंतर है ये चीज़ देख लीजिए, लेकिन दोनों के उद्देश्य और सोच में अंतर है। व्यवहारवाद का अधिक जोर राजनीतिक व्यवहार को समझने पर है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के साथ समाज को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देता है। ये चीज़ें आपको ऊपर पढ़ा है। व्यवहारवाद सिर्फ राजनीतिक व्यवहार को समझने पर जोर देता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है ये यहाँ की समस्याओं को भी समझने पर जोर देता है। सिर्फ राजनीतिक व्यवहार को नहीं, बल्कि इसके साथ साथ समाज को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी ये जोर देता है। तो जो पहला हम लोग अंतर देखते हैं वो है मुख्य विचार के आधार पर, मतलब दोनों में क्या विचार है। जो व्यवहारवाद है और जो उत्तर व्यवहारवाद है, उनके विचार के आधार पर हम लोग देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। व्यवहारवाद का मुख्य विचार है कि लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझा जाए, कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं राजनीति को लेकर के, ठीक है, जो चीज़ हम आपको शुरू में बताए थे। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवाद का कहता है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के साथ साथ समाज की समस्याओं को दूर करने और समाज को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो व्यवहारवाद सिर्फ क्या करता है, राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहता है, सिर्फ राजनीतिक व्यवहार को समझने के बारे में बात करता है, अध्ययन करने के बारे में बात करता है। जबकि जो आपका उत्तर व्यवहारवाद है वो कहता है कि समस्याओं को समझो, आंकड़ों को समझो, लेकिन इसके साथ साथ उसके निवारण के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये अंतर है। दूसरा जो अंतर है वो है क्या है और क्या होना चाहिए के आधार पर अंतर। जो व्यवहारवाद है वो क्या है पर जोर देता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो क्या होना चाहिए पर जोर देता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। व्यवहारवाद मुख्य रूप से यह पता लगाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद यह जानने के साथ साथ यह भी पूछता है कि क्या होना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग अंतर देखते हुए मूल्यों के आधार पर। अपने व्यवहारवाद में देखा होगा कि कोई मूल्य नहीं था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययन को व्यक्तिगत मूल्यों से अलग रखने की कोशिश करता है, जो व्यक्तिगत मूल्य है उससे अलग रखने की कोशिश करता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका मानना है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जैसे मूल्यों को राजनीतिक के अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। इसको जब हम लोग साथ में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर के राजनीति क्या होगा, सफल हो जाएगा, राजनीति का अध्ययन सफल माना जाएगा। अगर इसको अलग कर दे तो फिर राजनीति को कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सरकार बनाना है राजनीति नहीं है। सरकार कैसे थे, सरकार का क्या नियम है, सरकार का क्या लोगों के, नागरिकों का जो अधिकार है उसको रक्षा करने का, मतलब जो भी प्रावधान है उसको रखना, उसको ध्यान में रखना, तब जाकर क्या होगा, राजनीति सफल हो सकता है। तो मूल्यों के आधार पर दोनों में अंतर देखने को मिलता है। चौथा जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते, जो अंतर देखते हुए अध्ययन के विषय के आधार पर। व्यवहारवाद मुख्य रूप से व्यक्ति, समूह, मतदाता और उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवाद इन सबके साथ गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, युद्ध और भेदभाव सामाजिक समस्याओं को भी अध्ययन का हिस्सा मानता है। तो ये अंतर देखने को मिलता है अध्ययन के विषय के आधार पर। पांचों जो यहाँ पर हम लोग अंतर देखते हैं वो है उद्देश्य के आधार पर अंतर। उद्देश्य के आधार पर अंतर। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार को समझना और उसके बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालना है। वहीं उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक ज्ञान का उपयोग समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में करने पर जोर देता है। मतलब जो हम आपको ऊपर पढ़ाएं बस उसी को क्या करना, आपको थोड़ा सा समझ करके खुद से अंतर बना करके लिख लेना है। छठा जो पॉइंट हुआ है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अंतर। दोनों का जो वैज्ञानिक पद्धति उसके आधार पर अंतर। व्यवहारवाद सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली और आंकड़ों जैसी वैज्ञानिक विधियों को बहुत महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवाद भी इन विधियों को स्वीकार करता है, लेकिन इनके साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। जो सर्वेक्षण, जो प्रश्नावली, जो आंकड़े, ठीक है, जो पूछताछ व्यवहारवाद में किया जाता है, उत्तर व्यवहारवाद इन सभी बातों का समर्थन करता है, इन सभी को मानता है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है, मानवीय मूल्यों को और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। ये है उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हुए है सामाजिक समस्याओं के आधार पर। व्यवहारवाद का मुख्य ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर रहता है, इसलिए सामाजिक समस्याओं को अपेक्षाकृत कम महत्व मिला। व्यवहारवाद में जो सामाजिक समस्याएं उसको बहुत कम महत्व मिला है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ ये क्यों है, मतलब कारण पर ध्यान देता है, निवारण पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवाद गरीबी, असमानता, भेदभाव और युद्ध जैसी समस्याओं को राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय मानता है। तो ये यहाँ पर सामाजिक समस्याओं के आधार पर अंतर देखने को मिलते हैं। आठवां जो पॉइंट है आपका वो है राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर अंतर। व्यवहारवाद ने पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को कम महत्व दिया। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से महत्व दिया और न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा अच्छे समाज जैसे प्रश्नों पर ध्यान दिया। तो राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर अंतर देखने को मिलता है। नौ जो अंतर हम लोग देखेंगे वो है राजनीतिक वैज्ञानिक की भूमिका के आधार पर अंतर। जो राजनीतिक वैज्ञानिक की भूमिका है,
व्यवहारवाद में राजनीतिक वैज्ञानिक का मुख्य कार्य राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। व्यवहारवाद में क्या होता है, राजनीतिक वैज्ञानिक का मुख्य कार्य क्या है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना और तथ्यों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना क्यों है। जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक को समाज की समस्याओं को समझने और उसके समाधान में भी योगदान देना चाहिए। जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उसको समाज की समस्याओं को समझने के लिए और उसके समाधान के लिए भी योगदान देना चाहिए। ये कौन कहता है, उत्तर व्यवहारवाद कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वो है मानव कल्याण के आधार पर अंतर। दोनों का जो मानव कल्याण उसके आधार पर अंतर देखने को मिलता है। व्यवहारवाद में मानव कल्याण को राजनीतिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं माना गया। जो राजनीतिक अध्ययन है उसका मुख्य उद्देश्य नहीं माना गया किसको, मानव कल्याण को। वहीं उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि राजनीतिक ज्ञान का उपयोग अंततः मनुष्य और समाज के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। जो राजनीतिक ज्ञान है, राजनीति आखिर है क्या, राजनीति है देश के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। तो जब लोगों के, मनुष्यों के, समाज के या फिर जीवन के जीवन के बारे में बात ही नहीं होगा तो फिर वो राजनीतिक अच्छा कैसे हो सकता है। और इन सब समस्याओं के कारण तो क्या हुआ था, उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ था। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यह समझने में मदद की कि लोग राजनीति में वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि इसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि समाज की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों ये आपका दोनों का अंतर है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन को देखें और चारों आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चारों हम लोग इस महासंग्राम वीडियो में देख लिया। अभी तक अगर आप लोग चैनल पर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और आप लोग का माइनर पेपर क्या है ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि अगर टाइम मिले तो आपका जो माइनर पेपर उसका भी तैयारी कराया जा सके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।